हल्द्वानी पहुंचे सीएम धामी। 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक शुरू। मिशन 2024 और राज्य में विकास के रोड मैप पर मंथन। परीक्षा में सफल हुए सभी बच्चों को शुभकामनाएं। मदन कौशिक ने कहा, प्रचंड बहुमत से की सरकार, जनता को आभार। उत्तराखंड में दिख रहा डबल इंजन का असर। मोदी ने कहा, आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा। कैबिनेट मंत्री ने ली विभाग की समीक्षा बैठक। वाहनों के कर ढांचे को बनाया जाए तर्कसंगत। यात्रियों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। वाहन चालकों परिचालकों के लिए विश्राम स्थल की व्यवस्था। सीमा सुरक्षा के लिए विशेष अभियान। सीमाओं पर तैनात सुरक्षा बलों को ड्रोन की ट्रेनिंग। आपदा के समय वरदान साबित होगा नवनेत्र। सेना को ड्रोन तकनीक में बनाया निपुण। और अब गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड। हालात हैं बद से बदतर। अगले कुछ दिन पहाड़ से मैदान तक भीषण गर्मी। जबरदस्त गर्मी रहने का किया अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी बिनी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं प्रदेश में कार्य समिति में प्रतिभाग करने के लिए हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। दरअसल भारतीय जनता पार्टी कार्य समिति में प्रतिभाग करने के लिए सीएम मीडिया से बातचीत करते हुए यहां पर नजर आए। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार के काम को एक बार फिर से जनता के बीच दोहराया। दरअसल मोदी सरकार को 8 साल पूरे हो गए हैं और सरकार के कामों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसके अलावा आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तैयार कर ली गई है। इसमें गांव-गांव जाकर हर परिवार को मोदी सरकार के 8 साल की उपलब्धियां बताई जाएंगी। इसके अलावा अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य भी रखा गया है। उन्होंने कहा कि बोर्ड परीक्षा में सफल हुए सभी बच्चों को शुभकामनाएं उन्होंने दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के 8 साल पूरे हुए हैं और 8 साल में जो बेमिसाल कार्य हुए हैं, जो देश की जनता को समर्पित किया है, भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ाया है, आत्मनिर्भर भारत बनाया, भारत शक्तिशाली भारत बनाया, उस संबंध में चर्चा हुई है। बाकी हमारे आगामी कार्यक्रम हैं और पिछले जो हमारे जो सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां हैं, उन सभी पर चर्चा हुई। विस्तार से कल कार्य समिति में कुछ राजनीतिक प्रस्ताव पास होंगे। बाकी जो भी काम और जो हमारे नए बच्चे जिन्होंने इस बार सिविल सर्विसेज में अपनी सफलता प्राप्त की है, उन सभी को हम लोगों ने शुभकामनाएं दी हैं। 10वीं 12वीं के जो छात्र हैं जिनके रिजल्ट आ रहे हैं, उनको भी शुभकामनाएं दी हैं इस प्रार्थना से। और साथ में जो हिमांशु पांडे जो हल्द्वानी का ही छात्र है, उसने सीडीएस परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उसको हम सब लोगों ने अपनी तरफ से बहुत। इधर हल्द्वानी में भाजपा की 2 दिवसीय कार्य समिति की शुरू हो गई है और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के सभी कैबिनेट मंत्री, सांसद, विधायक समेत 300 लोग शामिल हुए हैं। साथ ही कार्य समिति में कई राजनीतिक प्रस्ताव भी लाए गए, जिसमें प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने के लिए मुख्यमंत्री और प्रदेश की जनता का धन्यवाद दिया गया। उन्होंने कहा कि कार्य समिति में पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर रूपरेखा तैयार की जाएगी। साथ ही नगर निकाय और लोकसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति तैयार होगी। प्रदेश कार्य समिति के बाद जिले और मंडलों की कार्य समिति आयोजन की जाएगी। साथ ही मोदी सरकार के 8 साल पूरा होने पर अगले 15 दिन तक कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें गांव-गांव जाकर हर परिवार को मोदी सरकार के 8 साल की उपलब्धियां बताई जाएंगी। इसके अलावा अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य भी रखा गया है। मदन कौशिक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, नवाचार और इच्छा शक्ति के मूल मंत्र पर आगे बढ़ रही है। हल्द्वानी में 2 दिन की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज प्रारंभ हुई है।
इस बैठक में हम प्रदेश पदाधिकारियों के साथ अपने पिछले कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे, अगले कुछ महीनों के कार्यक्रम तय करेंगे। इस बैठक में हम प्रदेश की जनता को धन्यवाद भी देंगे जिन्होंने एक प्रचंड बहुमत दिया है। इस बैठक में हम राजनीतिक प्रस्ताव भी लाएंगे। तो इस बैठक में हम 8 साल नरेंद्र मोदी सरकार के जो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए समर्पित हैं उसको भी हम चर्चा में लाएंगे। इस बैठक में हम हमारा संगठनात्मक रूप से कैसे आगे काम करेंगे उसकी चर्चा में भी लाएंगे। बूथ सशक्तिकरण की चर्चा भी इसमें की जाएगी, कैसे हम और बूथों को मजबूत करें जहां चुनाव का मेन आधार होता है। तो इस चुनाव हम लोग इस बैठक के अंतर्गत भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी को भी बधाई देंगे जिनके कारण आज उत्तराखंड राज्य विकास की दृष्टि से आगे बढ़ा है। तो हम इस बैठक में प्रदेश की जनता को बधाई इस रूप में देंगे कि पहली बार राज्यसभा और लोकसभा में कांग्रेस मुक्त ये राज्य बना है, उसके लिए भी हम बधाई देंगे। लेकर भी रणनीति बनाई है निगम निगम हमारी चुनाव की रणनीति हमेशा बनी रहती है, केवल हम एजेंडे पर काम करते हैं। चुनाव घर घर जाने का किस तरह का कार्यक्रम है आपका? 15 दिन हमारे पूरे पखवाड़ा के 8 साल नरेंद्र मोदी सरकार के होने पर हमारे पदाधिकारी, हमारे जनप्रतिनिधि 75 घंटे एक एजेंडा बनाकर प्रत्येक परिवार में जाकर बातचीत करें। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं हल्द्वानी, जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधन दे रहे हैं। हमेशा एक बड़े भाई के नाते मेरा मार्गदर्शन किया है। जब मैं छात्र संघ के चुनाव लड़ने की तैयारी में था, विद्यार्थी परिषद में था, हमेशा और आज भी आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी और सामने बैठे हुए राज्यसभा के सांसद आदरणीय नरेश बंसल जी, लोकसभा के सांसद अजय टंटा जी, मंत्रिमंडल के हमारे सभी सहयोगी गण, मैं सबका नाम लूंगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है महाराज। और हमारे पूर्व अध्यक्ष आदरणीय बिसंदा और आदरणीय बंशीधर भगत जी और हमारे सभी पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारीगण, सभी सांसदगण, सभी विधायकगण, सभी इस कार्य समिति के सभी सम्मानित सदस्य भाइयों एवं बहनों, मैं सर्वप्रथम तो आप सबकी कर्मठता के कारण राज्य में जो भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत मिली है उसके लिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबको बहुत बधाई देता हूं। ये आप सभी की मेहनत का ही फल है कि हमने इस बार चुनाव में 2 बार इतिहास बनाया। पहले जैसा अभी मेरे से पहले वाले सभी वक्ताओं ने कहा कि जितने भी यहाँ पर 4 आम चुनाव हुए राज्य बनने के बाद, 4 आम चुनावों में हर बार ये होता था, एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती थी, एक बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती थी और हर बार ये क्रम दोहराया जाता था। और इस बार भी बहुत लोगों में संशय था। यहां से बोलते समय आदरणीय नरेश जी कह रहे थे, मैं सच बताऊं तो आपने हमेशा मेरा मार्गदर्शन किया है और आपकी एक एक बात हमको ऐसा लगता है कि वो हमारे लिए एक शिक्षा है और इस शिक्षा को मैंने ग्रहण किया है और मैंने देखा है कि किस प्रकार का वातावरण था और आप सब लोगों ने भी देखा होगा। जब हम चुनाव में जा रहे थे तो किस प्रकार की स्थिति थी और कैसा शुरू में वातावरण था। हम लोग कितनी कठिन परिस्थितियों में चुनाव में गए हैं और आप सबकी मेहनत के कारण से पहले हमने राज्य में एक मिथक तोड़ा और 2/3 बहुमत की प्रचंड बहुमत की सरकार हम आप सब लोगों ने प्रदेश के अंदर बनाई और फिर चंपावत की जनता ने भी भारतीय जनता पार्टी पर, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पर फिर से भरोसा दोहराया और ऐतिहासिक, और मैं सच कहूं तो मुझे भी जब पूछा जा रहा था ऊपर से तो मैं ये कह रहा था कि 85 से 90% तक वोट मिल सकते हैं और जब ये 93% और 94% तक पहुंच गया तो निश्चित रूप से मैं उसके लिए आप सब कार्यकर्ताओं की मेहनत का ही परिणाम इसको मानता हूं कि आप सबके जो कार्यकर्ता सीधे सीधे वहां लगे हुए थे वो तो काम कर ही रहे थे
लेकिन जो लोग वहाँ पहुँच नहीं पाए क्योंकि संगठन की ऐसी व्यवस्था थी, इस बार हमारी रेखा दीदी ने, आदरणीय दुष्यंत जी ने और इधर देवभूमि में उत्तराखंड में लगातार मुस्लिम समुदाय द्वारा हिंदू बाहुल्य क्षेत्रों पर सरकारी जमीनों पर कब्जा करके अवैध मजारों और दरगाह का निर्माण किया जा रहा है। इसके विरोध में वीर सावरकर संगठन ने देहरादून जिलाधिकारी के कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन कर डीएम को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की। वहीं डीएम राजेश कुमार ने जल्द जांच करके कार्रवाई का आश्वासन दिया। अब देखना होगा कि शासन का बुलडोजर कब तक इन जगहों पर चलेगा और किस तरह की कार्रवाई इनके खिलाफ की जाएगी। इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया के जरिए जनता से व्यायाम करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सभी लोग स्वस्थ और निरोगी रहें, इसके लिए व्यायाम करना जरूरी है। सीएम धामी ने कहा कि जिस प्रकार संतुलित आहार से शरीर को पोषण मिलता है, उसी प्रकार व्यायाम से शरीर दीर्घ समय तक हृष्ट पुष्ट और निरोगी बना रहता है। मेरी आप सभी से अपील है कि नियमित व्यायाम करें और जीवन में एक नई ऊर्जा के साथ निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहें। ये वीडियो सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपलोड किया है। इधर उत्तरकाशी में हुए बस हादसे के बाद देहरादून का जिला प्रशासन सख्त हो गया है। ऋषिकेश पहुंचे जिलाधिकारी आर राजेश ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि चार धाम यात्रा में जाने वाले वाहनों की सघन चेकिंग के निर्देश संबंधित अधिकारी को दे दिए गए हैं। हालांकि पूर्व से ही नियमित चेकिंग की जा रही है। दरअसल जिलाधिकारी चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने एक एनजीओ की ओर से आयोजित कार्यक्रम में यात्रियों को पानी की बोतलें और बिस्किट जैसे खाद्य सामग्री भी बांटे और साथ ही साथ संबंधित अधिकारियों को चारधाम यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए दिशा निर्देश भी दिए। जाना है। उत्तरकाशी में जो हादसा हुआ है उसके संबंध में अभी मजिस्ट्रियल जांच गठित की है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। तो वर्तमान समय में उसके बारे में बोलना कोई जल्दबाजी होगी। तो मजिस्ट्रेट जांच के जो निष्कर्ष हैं उसको निकलने दीजिए, तदुपरांत ही कुछ उसमें टिप्पणी किया जाना उचित होगा। लेकिन हर संभावनाओं को हम लोग मद्देनज़र हम लोग रख रहे हैं और यात्री की जो सुरक्षा है वो हमारे लिए सर्वोपरि है। तो इसी के दृष्टिगत जितने भी बसेस हैं उनकी चेकिंग प्रॉपर्ली की जाएगी और इंश्योर ये भी किया जाएगा कि जो वाहन चालक हैं उनको समुचित रेस्ट भी मिले। इधर देहरादून में आईटीडीए के तहत बनाए गए ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर, जहां एक तरफ देश की सीमाओं को सुरक्षित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, वहीं तकनीक के जरिए आपदा जैसे बेहद संवेदनशील समय में आधुनिक तकनीकी के जरिए राहत के नए अवसरों को पैदा कर रहा है। दरअसल देश की सेना को ड्रोन तकनीक में निपुण बनाने के लिए विशेष ट्रेनिंग अभियान चलाया जा रहा है। ये बेहद गोपनीय और खास तरह का ट्रेनिंग अभियान है। ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर के तहत अब तक 1163 लोगों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इस अभियान के तहत बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और साथ ही साथ पुलिस को भी ड्रोन प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश और दिल्ली पुलिस भी शामिल रही। वहीं आईटीडीए के निदेशक अमित सिन्हा ने बताया कि उसे ट्रेनिंग अभियान के तहत केवल ड्रोन ऑपरेशन बल्कि सीमा के करीब आने वाले अननोन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स के एग्जामिनेशन को लेकर भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है, यानी कि देश की सीमाओं पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। देखिए, वैसे तो 2018 में हम लोगों ने ड्रोन एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर बना दिया था। उसके बाद से 2019-20 दो बार हम लोगों ने ड्रोनाथॉन कराया, ड्रोन की कंपटीशन कराई, जिसमें कि तमाम ड्रोन्स को लेके रिसर्च और R&D में जो चीज़ें हो सकती हैं, इसमें इमेज एनालिसिस से लेके ड्रोन की
कॉम्पिटिशन्स कई स्टेट से हज़ारों लोग आए थे, उसमें सारे स्टेट से स्टूडेंट्स भी आए थे, कई इंडस्ट्री प्लेयर्स भी आए थे, उन्होंने अपने स्टॉल्स भी लगाए और कई सारे डिस्कशंस और पैनल डिस्कशंस भी इसमें हुए 2 साल जो हम लोगों ने ड्रोनाथॉन में कराया। उसके अतिरिक्त इस बार जो ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से भारत में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस चीज़ को अटेंड किया था वो एक ड्रोन फेस्टिवल था जिसमें कि 80 स्टॉल लगे थे, जिसमें कि उत्तराखंड का एक स्टॉल था और हम लोगों ने ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन वैन बनाया था जिसको कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी देखा और सराहा और जिसको कि हम लोगों का प्लान है कि पूरे उत्तराखंड में, चूँकि हम आपदा प्रभावित एक क्षेत्र है, तो हमें हर स्थान पर हमें इस तरह के ड्रोन के वैन बनाने की हमारी प्लानिंग है कि हर ज़िले में हम इस तरह का एक ड्रोन वैन बनाएंगे और ड्रोन के साथ उसको लैस करेंगे जिससे कि आने वाली आपदा में वो समय पर पहुँच के मदद करेगा। इधर अपने ठंडे मौसम के कारण पर्यटकों को लुभाने वाला उत्तराखंड आजकल भीषण गर्मी से त्रस्त है। पूरा उत्तराखंड आजकल लू और गर्मी से झुलस रहा है। हरिद्वार में तो पिछले 3 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। साथ ही अक्सर ठंडा रहने वाला मसूरी भी तापमान इतना बढ़ा हुआ है कि पर्यटक बाहर निकलने से बच रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में मैदान से लेकर पहाड़ तक जबरदस्त गर्मी रहने का अलर्ट जारी किया है। दरअसल उत्तराखंड वैसे तो पर्यटन के हिसाब से गर्मियों में घूमने के लिए ठंडा इलाका माना जाता था, परंतु आज हालात बद से बदतर हैं। जहां एक और पेड़ों के कटान के बाद कंक्रीट के जंगल बन गए हैं, इससे अब मौसम ने भी अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। कभी एक वक्त में देहरादून के अंदर मौसम हमेशा समानांतर रहता था, परंतु आज तापमान के दिन के समय भी 41 डिग्री तक पहुंच रहा है। वहीं मौसम विभाग की अगर बात करें तो उन्होंने भी उत्तराखंड के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम का ये रुख लोगों की स्वास्थ्य पर भी असर डाल रहा है, जिस पर डॉक्टर भी लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। धूप में इस समय 12-1 बजे के समय में निकलना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। प्रदेश में अचानक इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड शहर में जहां लोग हिल स्टेशन के लिए घूमने आते हैं, यहाँ पर भी इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भैया हम लोग खुद हरियाणा से यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं, जैसे कि मसूरी जो है यहाँ पे सबसे ठंडा प्लेस माना जाता है। मैं कल वहाँ पर घूम कर आई थी। ये है कि मतलब हरियाणा से तो बहुत अच्छा मौसम है, बट फिर भी मैं 2-3 सालों से यहाँ पे घूमने आती हूँ हर गर्मी में, बट इस साल मुझे काफ़ी गर्मी लग रही है यहाँ पर, क्योंकि मसूरी में कल मैं गई थी 27 से 28 डिग्री वहाँ पर तापमान था, जो कि काफ़ी गर्म का वहाँ पर महसूस हुआ इस बार। और लू भी काफ़ी चल रही है। अभी हम लोग सड़कों पर घूम रहे हैं देहरादून की, तो इस बार लग रहा है कि गर्म थोड़ा ज़्यादा है यहाँ पर। हाँ, देखिए इस सीज़न की अगर बात कर लें, जो पहले अभी गए आपके 2-3 महीने पहले, जिसमें कि मार्च से लेके और जो आपका मई तक का है, जिसको प्री मानसून सीजन या समर सीजन हम लोग बोलते हैं, तो उसमें भी आपने देखा कि 2 महीने शुरू के थे, मार्च और अप्रैल पूरे ड्राई रहे, फिर मई में अच्छी बारिश मिलनी शुरू हो गई, टेम्परेचर भी नॉर्मल है या नॉर्मल से कम आ गए, तो अच्छा रहा उसमें जो है। लेकिन अब फिर से आप देख रहे हैं कि जून आते ही जैसे जो शुरुआत हुई, तो पूरा ड्राई जो है जून से शुरू से ही ये चल रहा है। और तापमान जो जून में जो नॉर्मल भी है वो भी हायर रहते हैं इस समय, अगर उत्तराखंड की बात करें, चाहे वो मैदानी क्षेत्र है या पहाड़ों में जो बढ़ते ही हैं। लेकिन जब रेनफॉल एक्टिविटी नहीं मिलती तो उसमें फिर और भी जो है इजाफा हुआ है। तो अभी जो 1 तारीख से लेके और अभी आज 8 तारीख हो गई है जून की, जो है तो पूरा सप्ताह ऐसा गया कि जिसमें कि कोई रेनफॉल एक्टिविटी हुई नहीं। तो उसकी वजह से बिल्कुल लगातार जो तापमान है वो बढ़े हैं और ये करीब जो है 4 से 5 डिग्री तक, इवन 6 डिग्री तक भी जो है नॉर्मल से ऊपर जो है कुछ जगहों में, खासकर पहाड़ों में की बात करें या फिर जो गढ़वाल रीजन जो है, जो उसके मैदानी क्षेत्र भी है उसकी बात करें, तो यहाँ पे ये बिल्कुल ज़्यादा रहे हैं। जहाँ तक कुमाऊं क्षेत्र के जो लोअर कुमाऊं रीजन है या आप कहिए कि जो है जो मैदानी क्षेत्र कुमाऊं रीजन का है, तो वहाँ तो ठीक है, थोड़े नॉर्मल से वो भी हायर है और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा नहीं, 2-3 डिग्री तक जो है आप ये कह सकते हैं वहाँ पे। उत्तराखंड में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट घोषित किया गया और इंटरमीडिएट में हरिद्वार के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की छात्रा ने पूरे उत्तराखंड में टॉप किया है। दिया राजपूत ने इंटरमीडिएट में 500 अंकों में से 485 अंकों के साथ टॉप किया है। वहीं राजपूत के घर बधाई देने वालों का तांता लग गया। राजपूत का कहना है कि आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं पूरे उत्तराखंड में टॉप करूंगी। मेरा सपना है IAS अधिकारी बनकर देश की सेवा करूं। वहीं इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर विजयपाल सिंह का कहना है कि दिया राजपूत को वो शुभकामनाएं देते हैं। कोरोना महामारी के कारण बच्चों को पढ़ाई करने में काफ़ी दिक्कत महसूस हुई थी, मगर बावजूद इसके भी जिस तरह से बच्चों ने मेहनत की और अंक प्राप्त किया, ये बहुत ही सराहनीय है।
जी, मेरे को बहुत खुशी हो रही है। यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैंने टॉप किया है। मतलब ऐसा सोचा नहीं था कि टॉप करूँगी। ये था कि मेरिट लिस्ट में आऊँगी, पर अचानक से टॉप किया तो बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मैं IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा और मेरे फैमिली वालों सबका ड्रीम है कि मैं एक IAS ऑफिसर बनूँ, और मैं वो बनने की पूरी कोशिश करूँ। जिस तरीके से बहुत ज़्यादा खुश हैं मेरे फैमिली वाले, मेरे आस पड़ोस, मेरी पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश है। मेरे स्कूल वाले, मेरे टीचर्स सब बहुत खुश हैं, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। जिस तरीके से कोरोना के चलते बस थोड़ा पढ़ाई में प्रॉब्लम हुई थी, ऑनलाइन पढ़ाई में ज़्यादा हुई थी, पर ये था कि कवर अप हो गया था, क्योंकि हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी थी, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई में सबको प्रॉब्लम हुई थी, पर मैंने अपना 100% देने की कोशिश की। किसको ज़िंदगी में मेरे आइडियल तो बहुत सारे लोग हैं। मेरे को सबने पूरा सपोर्ट किया है। मेरे मम्मी पापा ने, मेरे सिस्टर्स ने, मेरे स्कूल में सबने, स्कूल टीचर्स ने, सब ने, और मेरे ट्यूशन टीचर, सब ने मेरे को पूरा सपोर्ट किया है। तो मैं सबको बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया और आज मैंने पूरे उत्तराखंड में टॉप किया। इधर लाल कुआं की बात करेंगे अब, जहां अधिवक्ता के साथ अभद्रता और मारपीट करने वाले आरोपी दरोगा मनोज चौधरी को SSP नैनीताल पंकज भट्ट ने निलंबित कर दिया है। वहीं दरोगा के निलंबन के बाद अधिवक्ताओं में खुशी है। उन्होंने कहा कि मंगलवार को बार भवन जज कोर्ट में एक बैठक आयोजित की गई। अधिवक्ताओं ने बताया कि SSP पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। दरअसल बीते दिनों बिंदु खत्ता चौकी इंचार्ज मनोज चौधरी द्वारा वकील से की गई मारपीट और अभद्रता का मामला सामने आया था, जिसके बाद SSP ने जांच के निर्देश दिए थे। लाल कुआं उत्तराखंड वकील के साथ मारपीट मामले में फिलहाल दरोगा को निलंबित कर दिया गया है। इधर उत्तराखंड के पौड़ी में कुंडेश्वर खैरा मेले का आयोजन किया 2 वर्ष के बाद हो रहा है, जिसे लेकर मंदिर मेला समिति ने पहले से व्यापक तैयारियां कर ली थी। समिति ने दूसरे दिन महिला मंगल दलों की सांस्कृतिक प्रतियोगिता भी रखी और विजेता महिलाओं को पुरस्कार भी वितरित किए गए। 2 दिवसीय मेले में लंबे समय बाद पहली बार दूर दूर तक करीब 200 दुकानें सजी हुई नजर आईं, जहां महिलाओं ने जमकर खरीदारी की। मेला हुआ है, इसको अगले हम नेक्स्ट ईयर इसको बहुत भव्य रूप में करने वाले हैं, और मेरी सरकार से गुजारिश रहेगी कि हम इसको जिला स्तरीय मेला घोषित करें। और आज मेले में बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग कोरोना भूल गए हैं कि कब कोरोना आया, और आज लोग बहुत खुश हैं, उत्साहित हैं इस मेले के लिए, और सभी के चेहरे पर खुशी है। और यहाँ पर हमारी मातृशक्ति अपनी पारंपरिक वेशभूषा में आई हुई है, जिससे हमारी संस्कृति को जिन्होंने बचाए रखा। कि लोग सोचते हैं कि पहनावा बदल गया है बहुत, लेकिन यहाँ पे जो पहनावा, यहाँ पे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ वो एक पूरे गढ़वाली तरीके से हुआ, जो मतलब पुराने टाइम में हम खेलते थे थड़ा चौपला टाइप, तो वो भी यहाँ पे हुआ। और 2 साल के कोविड के बाद हमने जो ये मेला हुआ सीखा है। और पहले यहाँ ना बहुत सारी पहले मेला होता था यहाँ पे, तो लड़ाई भी होती थी, मतलब बलि वगैरह दी जाती थी, लेकिन अब ये सब खत्म हो गया है। शांतिपूर्वक ये मेला समापन हुआ, नए कलाकारों ने यहाँ पे गाना गाया, ऐसा मौका मिलना चाहिए सबको। मैंने भी यहाँ पे आज गाना गाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, और लोग सब बहुत खुश थे, और सब अब शांतिपूर्वक घर जा रहे हैं। ये एक बहुत ही पौराणिक मंदिर है, बहुत सारी धार्मिक मान्यताएं इस मंदिर से जुड़ी हुई है, और एक प्राचीन मेला है जो कि बहुत समय से लगता हुआ आ रहा है। विगत 2 वर्षों से ये मेला कोविड के चलते नहीं लग पाया, तो आप देख सकते हैं कि बाबा के दर्शन को तरसे हुए भक्तगणों की भीड़ कितनी भारी है। और साथ ही यहाँ पर भगवान शंकर के साथ माँ काली का भी वास है, तो माँ काली के स्थान पर यहाँ पर बलि प्रथा थी, जो कि समाप्त हो गई है, समय के साथ साथ बदलाव होता गया, और अब यहाँ पर बलि प्रथा के बदले नारियल और श्रीफल का चलन आ चुका है। उससे भक्तगण अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। साथ ही भगवान शिव के बारे में कहा जाता है, जब भी क्षेत्रवासियों पर विपत्ति आती थी तो ये आवाज़ लगाकर सूचित करते थे, तो इन्हें धवड़िया देवता भी कहा जाता था। और साथ ही आप देख सकते हैं कि जो ये प्राचीन मंदिर था वो एक पुरानी शैली में बना हुआ था, और अब मंदिर का सौंदर्यीकरण भी हो गया है, जो कि वाकई में काबिले तारीफ है। और आप देख सकते हैं मंदिर परिसर में बहुत अच्छा आयोजन किया गया है, तो इसलिए मैं आयोजन समिति का भी धन्यवाद करती हूँ। और मैं संदेश देना चाहूँगी कि ऐसे मेले भविष्य में भी आयोजित होने चाहिए। इधर ऋषिकेश में जिला पंचायत सदस्य रीना रागंड के प्रयासों से श्यामपुर क्षेत्र में कूड़े वाहन की शुरुआत की गई है, और सदस्यों ने कूड़े वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं कूड़े वाहन की शुरुआत निःशुल्क रखी गई, जिसमें क्षेत्र के लोगों को बेहतर सुविधा मिल पाएगी। साथ ही क्षेत्र में स्वच्छता बनने से
उत्तराखंड आने वाले पर्यटक यहां से स्वच्छता का संदेश लेकर भी जाएंगे। वहीं समाजसेवी रमन रांगड़ ने कूड़े वाहन की शुरुआत के अवसर पर जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान का आभार व्यक्त किया। साथ ही लोगों को मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। यहाँ पर जितने भी उत्तराखंड में, जैसे आप देख ही रहे होंगे, चारधाम यात्रा चरम पर है और कहीं ना कहीं जो यात्रीगण यहाँ पर आ रहे हैं, तो चाहे वो हमारे दुकानदार भाई हों, चाहे यात्रीगण के माध्यम से यहाँ आप देख रहे होंगे कि जगह जगह जिस प्रकार से कूड़ा मैं देख रहा हूँ कि जगह जगह नालियों में या खाली प्लॉटों में कूड़ा पड़ रहा था, तो उसको ध्यान में रखते हुए जिला पंचायत सदस्य श्रीमती रीना रांगड़ और यहाँ के जितने जिला पंचायत सदस्य सभी लोगों ने माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान जी से आग्रह किया। और मैं इस समाचार के माध्यम से मधु चौहान जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने अति शीघ्र हमारी जो मांग थी उसको पूरा किया। और आज आपके सम्मुख ये जो कूड़ा वाहन है, ये इस समय अभी हमारा जो इसका जो रूट रहेगा, यहाँ से आपका नेपाली फार्म से लेके आपका जो अपना घुमाने वाला तक जो हमारा जिला पंचायत का क्षेत्र है, वहाँ पर ये कूड़ा वाहन चलेगा जो निःशुल्क है। और मेरा सभी जितने भी अपने यहाँ पर जितने व्यापारी भाई हैं, दुकानदार भाई हैं, सभी से आग्रह है कि वो कूड़ा प्लॉटों में, खाली प्लॉटों में या सड़कों में न डालें, वो ये कूड़ा वाहन में का यूज करें। और मैं पुनः यहाँ पर समस्त क्षेत्रवासियों को आज ये कूड़ा वाहन जो यहाँ पर लगभग 7.5 लाख रुपए की लागत से यहाँ पर कूड़ा वाहन चल रहा है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। चारधाम में जो यात्राएं हो रही हैं और यात्रीगण जो हमारे उस उत्तराखंड में आ रहे हैं, उनकी सुविधा को देखते हुए हमने ये कूड़ा वाहन शुरू किया है, क्योंकि ताकि सड़कों में कूड़ा ना गिरे, ताकि इधर उधर बिखरा हुआ कूड़ा देखकर वो उत्तराखंड की जितनी भी सुंदर हमारे उत्तराखंड में जितनी भी सुंदर प्रकृति है उसको बुरा ना मानते हुए अच्छाई की ओर लेके जाएं। और जो भी यहाँ पर यात्रीगण है, दुकानदार है, फ्री सेवा ये हमने जिला पंचायत सदस्य मधु चौहान जी से कूड़ा वाहन की रिक्वेस्ट की थी और हम माननीय मधु चौहान जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। और चलिए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।